नहीं, वो सीमेंट के स्मेल। फ्री विल क्यों? फ्री विल अगर नहीं होती तो औरतें नौकरी पे जा सकती थी? तो ये औरत का डिसीजन है कि मुझे जो नौकरी करनी है। फ्री विल था तो डिसीजन लिया गया ना वो वाला। अगर फ्री विल ही तो भैया फ्री विल हो ना हो डिसीजन तो लेगा ही। अब जैसे माने अगर बिना ये काम करना। अरे एक मिनट, होल्ड इट। बेटा डिसीजन बाद में है, फ्री विल पहले है, तो दोनों है ही है। तुम क्या इसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो नेचर की गिवन है। नहीं, अगर किसी के फोर्स करने पे भी किया काम तब भी तो डिसीजन लिया ही कि करना है काम। डिसीजन क्या लिया? फिर तो कर दिया। मन तो है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मन और बुद्धि दोनों एक साथ काम करें तो रिजल्ट मिलता है, नहीं तो रिजल्ट ऐसे ही मिलता है आधा अधूरा। नहीं, अब निधि ने वही काम निश्चल को बोला, वही पृथु को बोला, तो निश्चल मना कर गया कि मैं नहीं कर रहा, और पृथु ने कर दिया। आ गया ना फ्री विल। तो दोनों की थी ना फ्री विल, एक ने सोचा कि बाकी नहीं मानते। तो 3 लोगों की फ्री विल इन्वॉल्व हो गई इसमें। नहीं, 3 लोग हैं तो 3 लोगों की हो ही गई इन्वॉल्व। हाँ, तो तीनों की इन्वॉल्व होगी तो जो डिसीजन इम्प्लीमेंट अपना कर सकता उसने कर लिया। वैसे ही भाई तुम ये देखो, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि 2 जनों की फ्री विल अगर इन्वॉल्व हो गई, 3 जनों की फ्री विल इन्वॉल्व हो गई, तो वो अपने आप ही एक्सप्लेनेटरी हो गया ना कि फ्री विल है अवेलेबल। फिर फ्री विल तो नेचर ने जैसे डिसीजन मेकिंग दी है, ऐसे ही नेचर ने फ्री विल दी है, और ऐसे ही एक्शन लेने का भी तो वो दिया है। तुम्हें एक्शन लेना है नहीं लेना वो डिसीजन के बाद है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि तो सिर्फ मैनेजर हो बॉडी की। यार एक तरह से कहो, 2 तरह से कहो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे मर्जी मैनेज करो उसको। और मैं तो प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ कि ये चीजें तुम्हें नेचर ने दी हुई है। बात यहाँ पर हमारी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि नेचर ने हमें क्या क्या दिया है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक उपयोग क्या है उनका, और हम लोग उसका मतलब मेनली जो है क्या क्या दिया हुआ है नेचर ने उसको समझना, उसके फंक्शन को समझना, वो क्या काम करता है और उसका यूज हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसको जागृत कैसे रखना है और उसको सिंक्रोनाइज कैसे रखना है, किसके साथ किसको सिंक्रोनाइज रखना है। मन और बुद्धि को सिंक्रोनाइज रखना है। यार वो मैं तो अभी कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या क्या हथियार अवेलेबल है, क्या क्या स्ट्रेंथ अवेलेबल है गिवन बाय नेचर। कई बार ऐसे होता है कि बिना सोचे कुछ काम किया, जैसे रूटीन में ऐसा होता ही नहीं ना कभी, ऐसा कभी होता नहीं है, जैसे आदत है, ऐसा कभी भी नहीं होता। कहते नहीं है वो यंत्रवत हमने काम कर लिया क्योंकि हम तो जो मर्जी, तो यही तो बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता तो वो तुमने कर दिया, मतलब तुम्हें पता नहीं लगा कि बाकी ये 3 स्टेप कब हो गए। 3 स्टेप कौन से? यार कौन से स्टेप होते हैं? जो तुम आप सोच के करते हो और जो तुम बिना सोचे करते हो, उसमें स्टेप 3 कौन से होते हैं? स्टेप तो दोनों में सेम है। एक स्टेप मेरे को तो ये पता है कि हम पहले सिचुएशन को देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, फिर हम करते हैं। पर कुछ चीजें हर जगह पे, पर कुछ चीजें हम बिना सोचे समझे करते हैं क्योंकि हमें रूटीन। ऐसा है नहीं ना, ऐसा है नहीं। ये तुम्हें लगता है कि तुमने बिना सोचे समझे करी है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, नेचर के द्वारा रूल ही नहीं है ये। अच्छा क्या? डिसीजन मेकिंग के बिना तो काम कर ही नहीं सकते तुम। तो इसमें कहाँ वो आया? अच्छा क्या? इसीलिए तो लोग रोते हैं कि फ्री विल नहीं हो तो अच्छा है। क्यों? लोग नॉर्मली फ्री विल के ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों आई? लोगों ने फ्री विल को एक्चुअली कन्वर्ट कर दिया फ्रीडम में।
और अपनी मर्जी से चुन लो भाई ये इसकी फ्रीडम चाहिए, इसकी फ्रीडम हमें नहीं चाहिए। तो फ्रीडम जो वर्ड निकला है वो फ्री विल से ही निकला है। ठीक है, तो फ्रीडम का मतलब बेकार है और फ्री विल का मतलब समझ आना जरूरी है। फ्रीडम का तो कोई मतलब नहीं होता ना, फ्रीडम क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक इल्यूजन है। तो फ्री विल इल्यूजन नहीं है, फ्री विल है, अवेलेबल है। भैया बहुत सारे काम तो ऐसे ही होते हैं बिना सोचे समझे अपने आप ही। तो उसी के तो भुगतते हो कि कभी कहीं गिर गए, कभी कहीं गिर गए, कभी कहीं गिर गए। अच्छा गिरते हो, जब गिरते हो तो सोच के गिरते हो क्या? बताओ, ये सोच के देखो कि कभी कोई गिरा है या एक्सीडेंट हुआ है तो सोच समझ के हुआ है क्या? वो तो बिना बिना सोचा हो गया, लेकिन रसोई में गया पता नहीं क्या क्या काम होता है अपने आप जाते ही। वो तो देखो, एक होता है कि रेपिटिशन जो काम होते हैं वो तो उसमें सोचना क्या है, वो तो पता ही है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है, ये ऐसे होना है। हाँ, मोनोटोनस काम जो होते हैं बार बार रोज रोज करना है, उनमें हम सोचते समझते नहीं है, हम बस कर देते हैं। उसमें तुमने एक बार फ्री विल एग्जीक्यूट कर ली और उसके बाद देख लिया ये रूटीन का काम है, रूटीन के जो काम है उसमें फ्री विल की नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो वो ऑब्वियस में हो जाती है ना। तो फिर जब जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है तो पड़ा है, यूज कर, यूज करी नहीं करी, वो यूज तो हो ही चुकी है ना। इसका मतलब तो ये हुआ भैया कि दिशा निर्धारण फ्री विल करती है। फिर वही बात। अच्छा चल, अगर तेरी ये बात भी मान लो तो उस पर चलने का काम कौन करेगा? बुद्धि। तो बस, तो फिर तो डिसीजन मेकिंग तो फिर भी बुद्धि के पास ही रही, फ्री विल से थोड़ी हुई। हाँ ठीक है, डिसीजन मेकिंग बस तो फिर तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझनी चाहिए ना। यही तो समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो अलग अलग चीजें हो गई ना, दिशा निर्धारण हम फ्री विल से करते हैं। तो लोग इसमें रोते क्यों है कि हमें फ्री विल नहीं चाहिए? इसीलिए कि गलतियां हो जाती हैं उसमें। सबसे ज्यादा गलतियां इसीलिए होती है क्योंकि फ्री विल है। मनुष्य होने का तो मतलब ही यही है कि फ्री विल है। मनुष्य होने का मतलब तो और बहुत कुछ है। और क्या अंतर है मनुष्य और जानवर में? ये सबसे पहले तो यह है कि मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे पता होना चाहिए मैं क्या हूं। मनुष्य होने का मतलब तो ये है। अच्छा, वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ना, लोग कहते हैं अरे सूरज रोज निकलता है और रोज चला जाता है, तो इसमें हुआ क्या, कोई नई बात क्या हुई? अगर तुम्हारे पास चंद्रमा ना निकले तो महीने का कैलेंडर बनेगा ही नहीं कभी। और अगर कैलेंडर बनेगा ही नहीं तो जिंदगी चलेगी कैसे? तुम्हारे स्कूल्स का तो सब गए, एग्जाम होंगे नहीं होंगे हमें हमें नहीं पता हो रहा है कि कल तो कल नाम की चीज खत्म हो गई ना। हाँ, अब जहां पर कोई ऐसी जगह है अपने प्लेनेट पे कि जहां पे 6 महीने सूरज रहता है और 6 महीने नहीं रहता, तो इसका मतलब तो उनके साल में 2 ही दिन हुए ना। 2 ही दिन क्यों हुए, एक ही दिन हुआ साल में। हाँ, फिर फ्री विल समझ में आई कि नहीं?
आ तो गई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो responsibility है। फ्री विल एनिमल्स में नहीं होती है क्या? चाहे लोटे, चाहे नाचे, चाहे भागे। यार ये होती तो है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, ये रिसर्च तो तुम्हें करनी पड़ेगी। होती है, फ्री विल होती है। क्योंकि हम किसी भी डॉगी को रोकते हैं, वो भागता कहता नहीं हम तो उधर जाएंगे, तो वो उसकी फ्री विल हो गई ना। तो तुम रोकने वाले होते कौन हो ये बताओ पहले तो। हम तो बोल रहे थे इधर देखो, होती है, हम उसको कहते हैं हट जा, वो फिर भी नहीं हटती। नहीं हटता, बोले हम तो उधर जाऊंगा, तो फ्री विल हुई कि वो मनमर्जी हुई, क्या हुई? अरे तुम अपनी फ्री विल उसके ऊपर थोप रहे हो, ये कोई बात हुई? मनुष्य योनि में और बाकी योनियों में यही फर्क है। अच्छा, मनुष्य योनि अपनी फ्री विल किसी और पे थोप सकता है। और होते एनिमल ही है। एनिमल की फ्री विल कुछ नहीं है। इस बारे में रिसर्च नहीं है ना, और जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा, जरूरत ही नहीं है। ओके ओके। और योनियां जो है सारी भोग योनियां कहलाती हैं, मनुष्य योनि जो है वो योग योनि कहलाती है। हाँ जी। यही फर्क है। योग योनि का मतलब है कि तुम्हारी मर्जी है, तुम योग में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। मनुष्य योनि भोग योनि में भी कन्वर्ट हो सकती है और योग योनि में भी कन्वर्ट हो सकती है। मनुष्य योनि तो मनुष्य योनि है, भोग योनि योग योनि से क्या मतलब है? मतलब कुछ है भी ना योग सोचे, योनि है एज वो। इट इज, एज इट इज, अगर जो चलता रहे तो वो कुछ भी दिमाग में लगाए तो भोग योनि हो, उसकी भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है क्या कि दिमाग ना लगाए? ऐसे नहीं होता। मैं फ्री विल है तो वो उसका यूज करेगा ही करेगा। अच्छा जी। नेचुरल चीजों का यूज तो होगा ही होगा, चाहे तुम रो के करो चाहे हंस के करो। जी जी, हाँ, सही गलत की बात नहीं है, यूज की बात हो रही है। सही गलत जी कहा तो बहुत बात की बात है। जी जी। तो यही फर्क है दोनों में। ये भी एक एग्जाम्पल है समझने का कि फ्री विल और मे का मतलब है कि वो कर दो, क्या कहते हैं, अभी तुमने क्या कहा? भोग योनि, योग योनि। नहीं, अभी शाम ने जो कहा लास्ट में, जो एग्जाम्पल बताता है कि फ्री विल जो है यूज की चीज है। मतलब यूज की बात है, उसकी बात नहीं है। हाँ, वही। इसकी नहीं है, विचार की नहीं है। किधर जाना चाहता एक किस्म से ये भी कह सकते हैं कि फ्री विल मतलब इच्छा को भी फ्री विल कह सकते हो। भैया इच्छा फ्री विल कैसे हो गई? और क्या, इच्छा का मतलब ये थोड़ी कि तुम पूरी कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, करनी है नहीं करनी है, ये डिसीजन कहाँ हुआ? नहीं तो इच्छा तो वही हुई ना भाई, इच्छा हुई वो पूरी करनी है या नहीं है, होनी है या नहीं होनी है, तो वो फ्री विल थोड़ी हुई। फ्री विल का मतलब तो हमको का मतलब करना ही है इच्छा है, इच्छा फ्री विल है। इच्छा फ्री विल है। हाँ, मैंने ये कहा इच्छा फ्री विल है। उसके ऊपर डिसीजन लेते हो कि करनी है नहीं करनी है, हाँ, कैसे करनी है, क्या डिसीजन लेना होगा, ठीक है। वो डिसीजन लेना हो गया। हाँ जी, हाँ ठीक है। तो मेनली इच्छा को तुम फ्री विल समझो तो आसान हो जाएगा समझना शायद। हाँ, फ्री विल तो अंग्रेजी में है, तो उसकी हिंदी कुछ तो होगी। हाँ हिंदी, ठीक है। बस तो ये बढ़िया हो गया, इच्छा जो है वो फ्री विल, इच्छा को फ्री विल कहा गया है। ठीक है, ठीक है। जी समझ आ गई? जी भैया। आगे क्या रह गया था? ये क्वेश्चन पूछिए। आप बोल। हमारे जो होते हैं रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार होना जरूरी क्यों है? बात करना है।
रिश्तेदारों से बात करना या रिश्तेदारों से रिश्तेदारी बनाए रखना, मतलब हम एक दूसरे को मतलब अच्छे से जानते हैं, वो जरूरी क्यों है? दोस्तों से दोस्ती बनाए रखना जरूरी है क्या? नहीं है? नहीं। फिर वही बात हो गई कि मर्जी तुम्हारी है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अच्छा दोस्त ज्यादा बेटर होगा या रिश्तेदार ज्यादा बेटर होगा? रिश्तेदार। फिर दोस्ती करने से तो रिश्तेदारी कर निभाओगे तो ज्यादा रिजल्ट बेटर मिलेंगे ना। हाँ। हाँ। बस यही बात है एक समझने वाली। भाई अगर तुम्हारे मान लो भाई बहन है, बाहर किसी का एक का झगड़ा हो गया तो दूसरा उसकी सपोर्ट करेगा ना, दोस्त करे ना करे। हाँ। इसलिए रिश्तेदारी और दोस्ती में फर्क। पहले जो है वो सारे कजन एक साथ होते थे तो उनको किसी खेलने के लिए कोई बाहर के की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पूरा पूरा मोहल्ला एक ही फैमिली होती थी, पूरी की पूरी गली। अभी भी बठिंडा में इनकी फैमिली है, वो एक गली में ही पूरी फैमिली है। ये बुआ के घर था यहाँ पे सोनीपत में, पूरा मोहल्ला, पूरा स्क्वायर, मतलब बीच में मकान थे, चारों तरफ मकान थे, बीच में सड़कें वड़के जो कुछ भी थी, वो पूरी कॉलोनी में ही कुनबा था। मतलब कॉलोनी बसी हुई थी, उन्होंने बसा रखी थी उन्होंने, और बाहर वाले को किसी को नहीं आने देते। जो कोई मान लो किसी को बाहर नौकरी पे जाना भी है तो उसका घर बंद पड़ा रहता था, किराए विराए पे भी नहीं देते। वो कबीले जो होते थे पहले, या जो होते वो सारे के सारे बेसिकली कबीले, हिंदी में जिसको कुटुंब कहते थे, वो बाहर जो है उसको कबीले कहना शुरू कर दिया। भाषा का फर्क। अच्छा। तो वो जो कंसेप्ट था पहले, जो आजकल अभी भी जिसकी हम बात करते हैं कि जब शादी होती है तो लड़की को जो है वो एक इंडिपेंडेंट वो दे दिया जाता है। रूम तो देना ही है, किचन भी अगर दे दो तो बढ़िया रहता है। तो वो बेसिकली यही होता था, शादी हुई उसको कह दिया 2 कमरे वहां डाल दिए तेरे, छुट्टी जा। शादी से पहले ही डाल देते थे वो कमरे। बहुत पुराना कंसेप्ट है ये, बहुत चलता था। सब कुछ पुराने ही है, क्योंकि नेचुरल चीजें जो है वो रहती है, वो कहीं जाएंगी थोड़ी। क्या? एक कमरा दे दिया, किचन दे दी, पहले शादी से पहले। शादी से पहले कैसे पता बहू आएगी कि नहीं? बहू आएगी तो उसको एक कमरा दे दिया, एक किचन दे दी। क्यों? बनाए दो, खाएंगे, रहो अपना जैसे रहना। वो सब मिलकर नहीं है। एक ही करना। हाँ तो फिर आंगन एक ही था। आगे चले। हाँ जी। आगे क्या करना है? आगे अब तो हो गई शादी का, फ्री विल हो गई। अब नेचर ने और हमें क्या क्या दे रखा है? नेचर ने तो हमें फ्री विल दी है और बुद्धि दी है डिसीजन मेकिंग के लिए। परसीवेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री विल, डिसीजन मेकिंग, कर्मफल। कर्मफल पे हमने बात नहीं की ना कभी। रोज तो बात कर्मफल पे होती है, और किस पे होती है? जो डिसीजन लिया तुमने वो कर्मफल देता है, बस इतनी सी तो बात है, उसमें क्या बात करते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि नेचर ने क्या क्या दिया और हमने क्या क्या समझ लिया, कुछ रह गया क्या? क्या रह गया? तो जो नेचर ने दिया है और हमें नहीं समझ में आया,
और अपने शरीर के हिसाब से बात करते हो तो सिर्फ 10 पार्ट्स हैं जो उनको अगर ठीक से देख लो, समझ लो तो सारी बॉडी समझ में आ, बाकी सारे तो हेल्पर है बेसिकली। 10 पार्ट्स, ये 10 अंग कह रहे हो आप? क्या 5 सेंसेस, 5 फंक्शनल। तो हमें जो नेचर ने दिया है वो 10 अंग चक्र दिया है, 10 अंग दिया है, और इसके अलावा और क्या दिया नेचर ने हमें? नेचर ने जेंडर दिया है 2। वो तो 10 अंगों में आ गया ना। जेंडर तो चल मान लो आ गया, तो 200 में आया नहीं ना वैसे वो। क्यों, जब 5 वर्किंग ऑर्गन्स में से एक रिप्रोडक्शन ऑर्गन। अरे वो उसका जेंडर खाली उसी से कनेक्टेड है क्या? ये जो ये परिवार है या कुटुंब है, ये नेचर ने दिया है, हम खुद बनाते हैं? है? जो परिवार है या कुटुंब है, रिलेशनशिप है, ये सब मैन मेड है। सब मैन मेड है। फिर नेचर ने हमें दिया है वो चीजें जो हमारे को यूज के लिए चाहिए। क्या समझे? फिर नेचर ने हमें खाने के लिए मटेरियल दिए सारे। रिसाइकलिंग प्रोसेस दी नेचर ने, रिसाइकलिंग प्रोसेस दी जी। है? सब कुछ ही दिया। क्या समझे? हाँ जी। सांस लेने का दिया है? सांस लेने का, सांस भी तो दिया नेचर ने। वो तो हो गया, अब तो अपना तो हो ही गया, बात तो वहां की हो रही है। और नेचर ने क्या क्या दिया जो हमें यूज करना होता है? हवा, वो तो 5 तत्व दिया है, तो वो तो सारी चीजें, तभी तो बॉडी बनी है, तो नेचर में आए तो तभी हो। खाने के लिए दिया, खाने में वैरायटी, तो बीज दिए बाकी योनियों के, बाकी योनियां दी हैं जो जिनका अलग अलग उपयोग है। फिर कुछ काम करोगे तो उसके लिए मटेरियल दिया, सारे मिनरल्स और ये आयरन पायरन जितनी भी चीजें हैं ये सारी नेचर ने दी। पंच तत्व का सब्स्टिट्यूट दिया है? पंच तत्व का सब्स्टिट्यूट दिया, जैसे जल वायु। ये सब्स्टिट्यूट थोड़ी है। 5 नंबर सब्स्टिट्यूट मतलब जो पंच तत्व का शरीर बना है, तो एक तो हवा के द्वारा जाते हैं, फिर बाकी अगर होती है तो खाने से, वायु से, जल से। तत्वों की बात तो खत्म हो गई ना। अब 5 तत्व कहाँ से आ गए वापिस बीच में? अब तत्वों की बात नहीं करनी है, पहले भी बताया ये बात। वो खाने में आ जाती है, सबसे खाने का दिया पूरा। तो खाने में जो भी दिया उसने खाने के लिए दिया ना सब कुछ। मैं तो ये कह रहा हूँ उसमें सब कुछ हो गया इंक्लूड। नेचर ने नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी दिए, सन, मून, प्लैनेट्स, नक्षत्र। मेन दिया उसने रिसाइकलिंग प्रोसेस। रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या होता है? जो वेस्टेज को वापस यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। ये कहाँ दिया? और क्या, जितना भी वेस्ट होता है तुम्हारा सारा, वो कहाँ जाता है? मिट्टी में। तो मिट्टी से वो वापस मिट्टी बन जाता है। तो रिसाइकलिंग क्या होता है?
नेचर ने दिया रिसाइकलिंग प्रोसेस। तो फाइनली वो गेहूं ही तो बनी। नहीं, गेहूं नहीं हो सकती, गेहूं में उगाई पड़ी किसी मैन्योवर खाद क्या है? मिट्टी में मिल गया ना। रिसाइकलिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो नेचर ने सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज दिया वो दिया रिसाइकिल। भैया लंग्स भी रिसाइकलिंग का काम करता है? लंग्स रिसाइकलिंग का काम करता है? नहीं, किसने कहा? ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी। वो रिसाइकिल का हुआ। रिसाइकिल तो तब होता है जब ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन छोड़ता। ये रिसाइकिल का हुआ। और क्या? रिसाइकिल का मतलब गेहूं थी, खाई पी सब कुछ करा, उसके बाद वापस गेहूं आ गई। अच्छा, अगर ऑक्सीजन लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे तो पोल्यूशन बढ़ा ना। हाँ। फिर लंग्स ने तो नाश करा। तो नेचर में है रिसाइकलिंग सिस्टम, हमारे मनुष्य योनि में नहीं है, बॉडी में नहीं है। क्यों बॉडी में क्यों नहीं है? बॉडी सारा रिसाइकिल सिस्टम ही तो है। हमारे बाल बढ़ते हैं, तुम उसको काट देते हो फिर बढ़ जाते हैं। तो बाल कट के वापस थोड़ी जुड़ जाते हैं, हमने फेंक दिए। बाल बढ़े, हमने काटे, फिर फेंक दिए। बढ़ गए ना। फिर जब बॉडी की रिसाइकिलिंग कर रही है तो फिर बाहर वाली रिसाइकिल पे क्यों चली गई? अच्छा, नाखून बढ़े, काट दिए, फिर बढ़ गए। साइकिल which repeats itself is recycle। रिसाइकिल का मतलब नॉर्मली होता है कि जो चीज थी वही चीज वापस बन गई। बीज जो तुमने डाला था, पेड़ बना, पेड़ के बाद पत्ते लगे, फूल लगे और फिर फल लगे, फल के अंदर फिर बीज, फल के अंदर फिर बीज। बीज वही वाला जो पहले डाला था वही बीज उसके अंदर होता है। भैया ये तो मर्ज इमर्ज टेक्नोलॉजी है। ये मर्ज इमर्ज टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की बात कहाँ हो रही है? या तो अभी तो सिस्टम की बात हो रही है, नेचर की बात हो रही है। नेचर ने क्या दिया? टेक्नोलॉजी होता है उसको यूज कैसे किया। और अब मुझे लगता है कि सारी चीजें तकरीबन नेचर की दी हुई हो गई क्लियर हमारे को। हुई कि नहीं हुई? और हमें उन चीजों को मेंटेन करना सीखना है कि ये जो भी चीजें नेचर ने दी है उनको मेंटेन करो और लग्जरी लाइफ बिताओ। अच्छा एक बात बताओ, लग्जरी और कंफर्टेबलनेस में क्या फर्क है? एक होता है लग्जरी, एक होता है कंफर्ट। मेरे हिसाब से कंफर्ट हम उसको एडजस्टमेंट को बोलते हैं। लग्जरी मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। और
लग्जरी मतलब कि इन ऑल रेस्पेक्ट्स हम जो है कंफर्ट में रहे, एक तरह से ओवरऑल कंफर्ट को लग्जरी कह सकते हैं। इन ऑल रेस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल ऑल थिंग। कंफर्ट कहाँ से आ गया? लग्जरी और कंफर्ट में फर्क क्या है? बात तो यही हो रही है कि लग्जरी वर्सेस कंफर्ट क्या मतलब है इसका? लग्जरी वर्सेस कंफर्ट, कंफर्ट क्या कंफर्ट को लग्जरी समझा जा सकता है या लग्जरी को कंफर्ट समझा जा सकता है? मैं बता, कंफर्ट मेरे ख्याल से सारे बताओ। आप बोलो ना। कंफर्ट मेरे ख्याल से टेम्परेरी हो गया, किसी काम को करते हुए थोड़ा अपने उसको मोल्ड कर लिया, तरीका उसको करने का। बेटर क्या है दोनों में से, कंफर्ट या लग्जरी? लग्जरी लग्जरी होती है कि जिसमें हम एंजॉय करते हैं, जिसमें चिंता नहीं होती किसी भी चीज की। कंफर्ट में चिंता हो भी सकती है, नहीं भी। पर लग्जरी का मतलब है कि किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी या टेंशन या जैसे मान लीजिए 5 स्टार होटल में बैठे हैं हम, आज चाय पी रहे हैं तो हम कंफर्टेबल फील हो सकता है, हम कर रहे हो कि सोफा अच्छा है, एसी अच्छा है, चाय अच्छी है, एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन साथ में हम हो सकता है दिमाग में चिंता चल रही हो कि पता नहीं हम कल को ही अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, तो फिर वो कंफर्ट तो हो सकता है। और लग्जरी का मतलब हो गया कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको साथ में एक चिंता नहीं आई, एक टेंशन नहीं आई साथ में। मेरे ख्याल से लग्जरी जो है वो तो परिवार के लिए वर्ड यूज हो सकता है कि पूरा परिवार लग्जरियस उसमें जी रहा है, और कंफर्ट इंडिविजुअल उसमें आ जाता है। मैं कंफर्ट में हूँ, मैं जो इंडिविजुअल आदमी है अपने वो कंफर्ट में आ जाता है। लग्जरियस पूरे परिवार के लिए या समाज के लिए आ जाता है। लग्जरी समझ में आता है? लग्जरी कहते हैं किसको है? मेरे हिसाब से तुम्हें यही नहीं पता लग्जरी कहते हैं किसको है। लग्जरी मतलब सुखमय जीवन, कंफर्ट मतलब आराम है, पहले से तकलीफ थी अब आराम है। सुख क्या होता है? पांचों सेंसेस को जो सुख पहुंचा है, वो जो पांचों सेंसेस को अच्छा लग रहा है वो सुख है इकट्ठे। सेंसेस को तो अच्छा थोड़ी लगता, वो तो सेंस करती है, देती थोड़ी है कुछ। तो जैसे एक म्यूजिक चल रहा है और वो मेरे कानों में अच्छा नहीं लग रहा तो वो मुझे सुख नहीं दे रहा। म्यूजिक तो अच्छा चल रहा है, मेरे कानों पर अच्छा है, लेकिन मैंने तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पांचों सेंसेस को इकट्ठे जब कुछ अच्छा लग रहा है तो वो सुख है। वो तो समझ में आता है। लग्जरी और कंफर्ट सेंसों को अगर समझ आती होती तो फिर तो वो बाहर निकल के भाग जाती इधर उधर। लग्जरी का मतलब भैया हुआ निरोगी जीवन, और कंफर्ट का मतलब था बीमार थे अब आराम है पहले से। और जो आदमी कंफर्ट में है वो जरूरी नहीं है वो लग्जरियस लाइफ जी रहा हो। लग्जरी अलग चीज है, कंफर्ट अलग चीज है। हाँ, अलग चीज तो है, लेकिन तो दोनों होनी चाहिए या दोनों नहीं होनी चाहिए? बात तो यहाँ रही है ना कि भाई हमारे पास क्या होना चाहिए। ये दो चीजें हैं, लग्जरी एंड कंफर्ट। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रेफरेंस किसको होनी चाहिए? भैया पृथा कह रही है कि मुझे कंफर्ट और लग्जरी समझ नहीं आ रहा। समझ मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन उसके नाम से बता रहा हूं। पृथा के सिर पे किस तो रख दी। कंफर्ट जो है अपने लिए होती है और लग्जरी जो होती है परिवार के लिए होती है, समाज के लिए होती है। जब तुम
कंट्रीब्यूट करते हो तो वो लग्जरी है, और जब तुम अपने लिए ले रहे हो तो वो कंफर्ट है। समझ आई? हाँ जी। हाँ हाँ जी। आगे समझ। एक बार में समझ आ गई। कंफर्ट अलग चीज परिवार जैसे जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं वो लग्जरी, और जब हम कंफर्ट कंट्रीब्यूट करने में जो आनंद आता है ना, वो है लग्जरी। कंट्रीब्यूट मतलब तुम अपनी फैमिली के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो या अपने समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। वो मोदी की लाइफ में और बाकियों की लाइफ में यही फर्क है कि मोदी जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। उसकी लाइफ लग्जूरियस इसीलिए है क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करता है। तो भैया जैसे किसी ने सोचा कि मुझे अपने परिवार के लिए कुछ भी, कुछ नहीं होता। सोचना इज समथिंग वेरी पर्सनल, उससे किसी का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपने जब कंट्रीब्यूट की कंट्रीब्यूशन, और किसी ने अपने परिवार के लिए बहुत बड़ा घर बनाया, उसमें वो कंट्रीब्यूशन होता है क्या? कंट्रीब्यूशन तो हुआ। तो सारी डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। तो पहले डिक्शनरी पढ़ लियो, फिर कर पूछ लियो जो पूछना है तेरे को, क्योंकि वो बहुत बड़ा, वो तो डिक्शनरी हो जाएगी फिर। तो डिक्शनरी पता नहीं कहाँ चली गई हमारी। जो लिखते हैं लग्जूरियस फ्लैट लिखते हैं तो उसका मतलब कंफर्टेबल फ्लैट। कंफर्टेबल फ्लैट है। कंफर्टेबल उसके हिसाब से, उसको क्या पता कि तुम्हें वो कंफर्ट सूट करती है कि नहीं करती। फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अच्छा जो आप कहोगे वैसे कलर के वॉश बेसिन लगा देंगे। अब कलर तो कंफर्ट है या लग्जरी है? कंफर्ट। अब कंफर्ट है तो वो मेरा कंफर्ट कुछ और है, सामने वाले का कुछ और है, तीसरे का कुछ और है, चौथे का कुछ और है। अब इतने वॉश बेसिन अगर फ्लैट में लगा दिए तो फिर तो वॉश बेसिन नहीं रह जाएंगे। तुम हर वो काम कर रहे हो जैसे बना हुआ तो ये सारे लोग आजकल तो कंफर्टेबल लाइफ ही जीते हैं, लग्जरियस लाइफ जी नहीं रहा कोई। हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन कैसे जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। अच्छा, नियम बता दो, नियम है। तो कंट्रीब्यूट करने में क्या क्या आता है भैया? हमने शुरू की जो ये सारी क्लासेस शुरू करी थी तो उसमें सबसे पहले यही शुरू किया था कि तुम्हें ये बॉदर करना है कि तुम फैमिली को क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हो। हाँ जी, शुरू इसी से किया था ना हमने जी। बस हमने शुरू इसी से किया था कि हमारा मेन एम ही यही है कि हमें, हमारी जो कंसर्न है वो इतना है कि हम फैमिली के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए तो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी कि फैमिली वो बना रहा है तो उसको देखना है कि सबको सिखाना है कि भैया फैमिली के लिए कंट्रीब्यूट करना है, ना कि अपने लिए करे जा और फैमिली को कोई मतलब नहीं है फैमिली से। अगर लग्जरी लेनी है तो कंट्रीब्यूट टू दी फैमिली करना ही पड़ेगा, और वो कंट्रीब्यूशन वो होना चाहिए जो कि फायदा जरूर दे कहीं ना कहीं।
अगर हमें फायदा चाहिए तो। ये नॉर्मली फैमिली में ऐसे ही देखा जाता है कि सभी कंट्रीब्यूट कर ही रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी करना ही फैमिली होता है, पर करना, तुम बीमारी कंट्रीब्यूट कर, बीमारी भी तो कंट्रीब्यूट होती है। कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूशन तो बीमारी भी है ना। हाँ। फिर नेगेटिव थॉट्स, किसी को पुश करना उस काम के लिए जो उसके लिए बना नहीं है, किसी को गाइड ना करना, गाइड करना है पर करना चाहिए पर करते नहीं, या कोई गाइड होना चाहिए उसको सवाल पूछने पर क्योंकि वो पता है उसको गाइड नहीं कर सकता, मतलब उसने एक नोशन बना ली है तो मेरे को गाइड कर ही नहीं सकते, तो मुझे कहाँ से गाइडेंस लेनी है वो जाके ढूंढता रहे। फैमिली कंट्रीब्यूशन तो कोई एक्चुअली कर ही नहीं रहा, पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब पैसे से लिंक कर दिया ना बस कि भाई मैंने इतने पैसे दे दिए तो पॉजिटिव हो गया। अगर सारे के सारे अपनी फैमिली को कंसर्न लेकर के और कंट्रीब्यूट करेंगे तो वैसे ही समस्याएं खत्म हो जाएंगी सारी। तो बच्चे क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फैमिली में? जैसे बच्चे होते हैं 12, 13, 14 साल के। बच्चे को कुटुंब का गुरु कहा जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुटुंब का गुरु क्यों कहा जाता है? वो तो नवजात शिशु है क्योंकि वो कुटुंब को सिखाना शुरू कर देता है। फिर गुरु हो गया ना, तो जो पहले से गुरु है तो उसके बाद वो गुरु रहा क्यों नहीं, डिटीरियोरेट क्यों हो गया? क्योंकि उसको सही गाइड नहीं किया उसके पेरेंट्स ने या उसके सीनियर्स ने। इसका मतलब तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पुअर है तो बच्चे बेचारे क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? फिर वो कंट्रीब्यूशन बाहर देखते हैं। कंट्रीब्यूट यही तो एक्चुअली मिसिंग ही यही फैक्टर हुआ है हमारे यहाँ पर। समस्या यहीं से शुरू हुई है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली है वो 0 है या नेगेटिव है। ऐसा भी हो सकता है कि एक फैमिली में एक कोई कंट्रीब्यूट करे बाकी ना करें तो उसकी लाइफ लग्जरियस हो जाएगी, बाकियों की नहीं होगी। ऐसा किसी की भी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। नेचुरली एक के कंट्रीब्यूट करने से कैसे हो जाएगी? फैमिली में 10 मेंबर है तो सबको करना पड़ेगा। प्रॉब्लम योगा के साथ दिक्कत ही यही है। हाँ। अच्छा, जो लग्जरियस लाइफ है वो योग से ही आएगी। लग्जूरियस लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर लग्जरी लाइफ शोरशी पंथ का पर्पज ही एक है कि ईच पर्सन शुड हैव लग्जूरियस लाइफ। ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? हमें थोड़ी करना है, हमें तो बताना है सिर्फ, इम्प्लीमेंट तो अपने आप हो जाएगा। कैसे? जिसको लग्जूरियस लाइफ चाहिए, समझ में आ गया कि लग्जूरियस लाइफ क्या होती है और समझ में आ गया तो अपने आप वो कंट्रीब्यूशन उस तरीके से शुरू कर देगा।
अच्छा, कंट्रीब्यूशन क्या कह रहे हो? कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि बीमार हो गया तो उसकी केयर की। कंट्रीब्यूशन हैं? ये है कि कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि कोई बीमार हुआ तो उसकी केयर की, उसका ध्यान रखा। कंट्रीब्यूशन ये कंट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगा? ये तो मजबूरी है। ये कंट्रीब्यूशन है कि बीमार ना ये हो। मजबूरी है। जो कोई अगर मान लो बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, डॉक्टर के पास लेके जाना है, दवाई लेके आनी है, ये मजबूरी है, कंट्रीब्यूशन नहीं है ये। क्यों? ऐसे छोड़ भी सकते हैं कि जा, हमें नहीं मतलब, ऐसे छोड़ भी। के देख, कल को अगर तू बीमार पड़ी तो क्या होगा? अच्छा, और कंट्रीब्यूशन हो गया कि बीमार ना हो उसके लिए कोई एफर्ट किया या कुछ भी किया। परिवार बिल्कुल सही रहना चाहिए। तो जो हम सॉर्डर सिस्टम की प्रैक्टिस करते हैं वो कंट्रीब्यूशन है फैमिली में। है? तो हम सॉर्डर सिस्टम की प्रैक्टिस करते हैं, ये कंट्रीब्यूशन है एक फैमिली में। और क्या, तो अपने आप को अगर ठीक रखोगे तभी तो कोई बीमार हुआ तो उसको लेके उसकी हेल्प कर सकते हो। हाँ ठीक है, बड्डू को चाय पे। तो सॉर्डर सिस्टम की प्रैक्टिस से बच्चों को भी बेनिफिट होता है, माँ करती है, पति करता है तो पत्नी को भी, तो फैमिली को कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं। तो हमने कहा मना किया? इस बार हमने मना कहा किया? वो तो एक पार्ट है, वो तो तरीका है कि कंट्रीब्यूशन करना है, एक रूल हो गया। फिर कैसे करना है वो तो तरीका ही तो हमने एक बना दिया, और भी हो सकता है बने हुए हो। और क्या क्या हो सकता है? अरे हमें क्या पता बाजार में क्या क्या चल रहा है। ओडशी पंथ ने एक सिस्टम बना दिया, हो सकता है बाकी पंथों में बाकी जितने भी सिस्टम चल रहे, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहे हैं, हमने तो एक सिस्टम हमने भी बना दिया। नहीं, पर जैसे 16-17 घंटे हैं वर्किंग आवर्स, 16 घंटे वर्किंग आवर्स हैं। क्यों 16 घंटे किसने कहा वर्किंग आवर्स है? 24 घंटे मैंने कहा 24 घंटे है भैया, 6 घंटे सोने के लिए चाहिए। 24 के तो 16 बना दिया तूने, 8 घंटे गायब कर दिए। 8 नहीं किए मैंने। अच्छा, 8 घंटे गायब हो गए। तू डिक्शनरी पहले ढंग से पढ़ ले। 8 घंटे तो उसमें से 2 घंटे तो किसी ने सॉर्डर सिस्टम की प्रैक्टिस कर ली, 1-2 घंटे। 1-2 घंटे तो किसी ने प्रैक्टिस कर ली, जैसे उसको समझ आया कि ये प्रैक्टिस फैमिली में कंट्रीब्यूट करती है तो उसने वो प्रैक्टिस कर ली। लेकिन उसके अलावा कोई क्या करे? मतलब कि कोई अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या कर सकता है? क्वेश्चन ये है। वो फैमिली को चाहिए क्या कर सकता है ऐसे? तो ये तो हर एक अपने अपने रिक्वायरमेंट अपने अपने हिसाब से होगी, तो ये कोई स्टैंडर्ड रूल थोड़ी हो जाएगा। इसीलिए तो पैसे पे कन्वर्ट हो गया ना सब कुछ, कि फैमिली को पैसे चाहिए, पैसे नहीं होगी तो रोटी कहाँ से आएगी, पैसे नहीं होगा तो सामान कहाँ से आएगा, पैसे नहीं होगी तो स्कूल की फीस कहाँ से आएगी। इसीलिए फिर वही बात, अब किसी को 1000 रुपए चाहिए, किसी को 50,000 रुपए चाहिए इस काम करने के लिए, किसी को 2 लाख रुपए चाहिए, किसी को 50 लाख रुपए चाहिए इतने ही काम करने के लिए। ये तो सब ये इंडिविजुअल है, इससे किसी और का कोई मतलब नहीं है। रूल बता रहे हैं, तो रूल समझोगे ये काम। अगर तुम्हें फैमिली को कंट्रीब्यूट करना है तो उसमें क्या चीज इंश्योर करनी है ये पता होनी चाहिए। लग्जरी तब आएगी, नहीं तो लग्जरी नहीं आ सकती। एब्सोल्युटली, मेरा भी क्वेश्चन यही है कि क्या चीज कंट्रीब्यूट करनी है। आप कह रहे हो पता होना चाहिए, मैं कह रही हूँ कि नहीं पता। नहीं पता तो पता करो ना, तुम्हारी फैमिली को क्या चाहिए और तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तो तुम्हें फैमिली में देखना है ना। कौन बताएगा? जिसने फैमिली बनाई है वो बताएगा मेरी फैमिली को क्या चाहिए। और क्या, इसमें मनी रिक्वायरमेंट भी आ जाती है भैया। हर चीज। नहीं, अगर समझ लीजिए कोई बड़ा हो गया, बट बेटा बड़ा हो गया, वो कमाने योग्य हो गया, उसके बाद भी अगर उसकी रिक्वायरमेंट है तो मतलब भाई वो पैसे की रिक्वायरमेंट उसको अभी बनी हुई है। वो तो देखो यही तो गेम है कि जिसने फैमिली बनाई है उसने उसको जब जो चीज की गाइडेंस की जरूरत है वो दी के नहीं दी,
हाँ, गाइडेंस वाली बात आ जाती है ना वहां पे फिर वो। नेचुरली तो गाइडेंस का तो जो फैमिली बना रहा है वही तो गाइड करेगा। हाँ, राइट राइट राइट। थोड़ा असमंजस था इसीलिए मैंने सवाल किया है। हाँ नहीं ठीक है, सवाल तो चाहिए ही, सवाल होते हैं तो बात समझ में आती है। हाँ, क्लियर नहीं होता है तो भैया सवाल करना पड़ता है ना। बहुत नहीं करना चाहिए भी, जी। जरा सा भी डाउट हो तो सवाल कर लो, तो उससे क्या होता है कि एक तो अपने को तो जो कुछ समझ आता है आता ही है, बाकियों को भी पता लगता है कि ऐसे सवाल भी पॉसिबल है। नहीं तो जी बहुत लोगों को तो सवाल ही पूछने नहीं आते। जी जी। सवाल पूछना है तो एक्चुअली प्रैक्टिकल पर डिपेंड होता है। क्या हुआ? जो प्रैक्टिकल करते हैं, जो सबके अपने अपने प्रैक्टिकल है, अपने अपने परिवार हैं, तो उस हिसाब से सवाल पूछेंगे तो उतनी वैरायटीज मिल जाती है आंसर। कम से कम ये तो पता लग ही जाएगा कि उस सवाल का जवाब कहाँ ढूंढना है। हाँ 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 जी हाँ जी। इसलिए तो कहते हैं जो परिवार बनाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। जी। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करना है कि जो दूसरा बंदा जो ऐड हुआ है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। तो भैया जो मतलब फीमेल जगह तो फीमेल है, मतलब मेल की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो मतलब परिवार बनाने में फीमेल की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है पहले? चलाने की होती है ना। है जी? चलाने की नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ, शादी से पहले या शादी तक जो है, जब शादी होकर आती है उसके पहले कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। वो तो नहीं होती, चलाने की होती है ना। चलाना सीखेगी नहीं तो चलाएगी कैसे? चलाने की जब उस घर में आएगी तभी तो। लेकिन आजकल तो फोन पर सारी वो अरे रोटी बनाने में क्या है, नौकरी करने में क्या है? नौकरी करने में तो उसने रोटी क्या कह रहे हो? बनाने की बात नहीं आ रही है। हाँ तो चल शादी से नौकरी पहले करने की भी ही, तो आ रही है। नहीं, शादी से पहले ही सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी जो अप एंड डाउन है, सारे परिवार के बारे में डिस्कस पहले ही हो जाता है शादी से पहले ही, फिर वो आकर के वो इम्प्लीमेंट करती है। नहीं आज की अरे ये कहा किसने कह दिया? तुम उसकी जो आदतें हैं, जो कुछ है, जो उसको पहले परिवार से जो कुछ भी उसने सीखा सिखाया है, उसको उसमें से जो चीज यहाँ पर यूज हो सकती है वो तो यूज तो वही करेगी। ये तो आइडियल कंडीशन है। मैं आइडियल मतलब बिल्कुल ठीक है, ये तो नेचर का नियम है। तो फिर जो नेचर का नियम ही तो चलेगा। लेकिन अब जो है, जो मोबाइल संस्कृति आ गई है, शादी से मान लिया आज रिश्ता हो गया किसी का, और 2 महीने बाद शादी है, 3 महीने बाद शादी है, तो 3 महीने में तो पूरा ही सब उधर हो जाएगी पूरे परिवार की। है पूरे परिवार की जहाँ वो जा रही है अपनी ससुराल की, वो तो सब कुछ ABCD मालूम कर लेगी, किस पे कितना पैसा है, किस पे क्या है, किस पे क्या नहीं है। पैसे से क्यों लिंक करते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता है जी। तुम पैसे से क्यों लिंक करते हो हर चीज को? पैसे नहीं लिंक नहीं कर रहे, वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मान लीजिए पूरा। कैसे कर लेगी ये बताओ, कैसे कर लेगी? कोई भी कर सकता है क्या? उनके द्वारा लड़के से बात करके, तो लड़के को तो पता है अपने परिवार का, वो सब बताता रहेगा। वो सारी चीजें जब बताने की है नहीं है सब बता देता है शादी से पहले ही। ये प्रॉब्लम हमारी थोड़ी है। इसको जो लड़के को इसका मतलब गाइड ठीक नहीं किया गया होगा ना पहले। ये है मतलब तो ये है कि लड़के को गाइड किया ही नहीं कि क्या करना है, कहाँ पर क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। हाँ ये है, ये मतलब पहले ही वही वाली बात है, शुरू में चलेगा। गाइडेंस मिसिंग है ना। एक्चुअली प्रॉब्लम तो यही हुई है कि जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट तो ये बात हुई कि आदमी ने ये समझा ही नहीं। आदमी सोचता है औरत बनाती है घर तो इसलिए उसने बात ही खत्म कर दी। भागा तो आदमी ना, सबसे पहले तो आदमी भागा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हाँ, कारण कुछ भी कह लीजिए, वो काम का गुलाम बन के उस चीज से भाग गया या अज्ञानता में भाग गया। भागा तो सही, भागा तो ले लिया, चाहे कुछ देखो रीजन चाहे कुछ भी रहा हो। 100%। तो पुरुष को, मेल को तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी।
अगर ये समझ लेगा, इतनी सी बात समझ ले तो ही बहुत सारी चीजें हल हो जाए। जी बहुत बिल्कुल सही है। भाई तुम्हें मैनेजर अपॉइंट कर दिया और क्या दिया, अब तू देख ले अपने आप जो कुछ देखना है तेरे को। जब तो उसको बताओगे नहीं कि तेरे को मैनेज क्या करना है, तो मैनेजर बेचारा करेगा क्या? जी सही है, बिल्कुल सही है भैया। ये तो गाइडेंस, जिसको गाइड करना है, अगर वही भाग जाएगा तो क्या करोगे ये बताओ? मैनेजर बेचारा क्या करेगा? तो उसकी तो समझ वो में वही करेगा जो उसको समझ में आएगा। जो उसको समझ में आएगा वही करेगा, फिर उल्टा हो या सीधा हो, जो भी हो नेचुरली। तो इतने बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो बंद क्यों हो गई? जी। ठीक। ये जो आजकल इतने केस हो रहे हैं, नीरव मोदी और मालवीय, क्या कहते हैं, माल्या, विजय माल्या, ये इतने सारे केसेस हैं, बैंकों के इतने पैसे इतने लोग खा गए, तो वो कैसे खा गए? क्योंकि मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। सब मैनेजर की गड़बड़ी। तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा नेचर ने हमें क्या दिया है, वो चीजें तकरीबन कंप्लीट हो गई है, कुछ रह गया ये देखो पहले तो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है चीजें समझनी के नेचर ने हमें दे क्या रखा है। नेचर ने हमें रहने की व्यवस्था नेचर ने दी है या क्या खुद चीज? बनाई है? क्या चीज? रहने की व्यवस्था। रहने की व्यवस्था हाँ खुद बनाई है। खुद बनाई है। हाँ, रॉ मटेरियल में दिया है, क्या चीज? सामान दिया है। हाँ, सामान दिया है सारा, जो चीज चाहिए तुम्हें वो सारा मटेरियल उसने, रॉ मटेरियल सारा नेचर ने अरेंज करा है। अब तुमने गेहूं खानी है या आटा पीस के और उसकी रोटी बना के खानी है, ये तुम्हारी मर्जी है। क्या हो गया? ये था म्यूट करना। क्यों? एक वो बना लियो यार, अगर बन सके तो, कि नेचर ने हमें क्या क्या दिया है उसके ऊपर एक नोट बन जाए तो अच्छा रहेगा, सबको हो जाए, वो ग्रुप में डाल देना। एआई में वो सारे कंपोनेंट्स जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसीवेबिलिटी हाँ। हमें नेचर ने दिया, और फ्री विल हो गई, डिसीजन मेकिंग। तो इसमें हम मन नहीं लिखेंगे, मन है? मन नहीं लिखेंगे, मन कंपोनेंट नहीं लिखने, नेचर ने क्या क्या दिया है, मतलब हमने जो डिस्कस किया है। ओके। तो सांग चक्र कर दो एक बार, उससे पूरा हो जाएगा ना। सांग चक्र हो गए, 10 अंग हो गए, और ये 4 पिलर्स हो गए। रॉ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल है, कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स क्या हुआ? जैसे पेड़ हो गया, फल हो गया, ये फिनिश फ्रूट, प्रोडक्ट्स। फ्रूट वही पेड़, फल, वेजिटेबल। ठीक है। कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, कुछ रॉ मटेरियल हैं जिनसे हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ सेमी फिनिश्ड भी हो सकते हैं, उनको वही कर सकते हो। सेमी फिनिश्ड का मतलब
तुम वही दो ही मान के चलो ना, कुछ Raw फिनिश प्रोडक्ट है और कुछ रॉ मटेरियल है। रिसाइकलिंग प्रोसेस, एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है, हम्म एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है। इसका एक नोट बना देना उसके ऊपर। जी, ठीक है। ठीक है भैया। तो नेचर का हमारा नेचर से क्या क्या हमें मिला, ये हमें तकरीबन क्या मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया, या इसमें कोई डाउट रह गया, या कोई ऐसी चीज रह गई जिसपे हमने बात ना करी हो? भैया कुल भी नेचर से मिला हमें, कुल है? कुल वंश ये हमें नेचर से मिला। ना, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई जो नेचर ने हमें दिया, पर उसके बारे में हमने बात नहीं करी। ओके, वो कौन सी भी हो? मोड ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, भाषा। हाँ जी। भैया एनर्जी भी दी है नेचर ने। हाँ, और क्या, जनरेटर दिया ना, वो दसांग में आ गया ना ये सब कुछ। अच्छा, नहीं नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी तो है, वो तो हमने गिने नहीं। वो गिनने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फिनिश प्रोडक्ट और उसमें आ गया ना। अच्छा, कुछ फिनिश रखना है, कुछ रॉ मटेरियल। सन इज अ फिनिश प्रोडक्ट। है? सन मून ये फिनिश प्रोडक्ट है। तो तूने बनाया है क्या? नहीं, और जो भगवान हम नेचर ने बनाया, हम कह देते हैं भगवान जी ने, ये नेचर ने बनाया है। नेचर क्या है? नेचर भगवान की नौकरी तो है। अच्छा, भगवान कह देते होंगे तो वो नेचर बनाती होगी। भाई नहीं, नेचर सफिशिएंट है। भगवान ने कहा शुरू हो जा, फिर वो उसको क्या करना है उसको पता है। इसे कहते हैं एफिशिएंट नौकर। जी। भाषा। भाषा, हाँ जी। इसीलिए हर एरिया में अलग अलग होती है, क्योंकि ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन नेचर ने दिया है। हेड हेलो जी, है? क्या कह रहे हो? आपने कहा मोड ऑफ कम्युनिकेशन नेचर ने दिया है। हाँ, बोलना और सुनना, क्योंकि अभी तक तुमने सेंसेस, 5 सेंसेस में बोलने और बोलने की तो वो कहीं पे नहीं आई थी अभी। आती है भैया, हम टंग को स्पीकिंग में वर्किंग ऑर्गन में गिनते हैं। है? टंग को तो टेस्ट के लिए लिखते हो तुम। दोनों तरीके से लेते हैं हम टंग को। तरीके तो बहुत सारे, वो तो ऐसे तो बहुत सारे, कान खींचने के काम भी आते हैं। उनका के लिए बोलने के, अरे नहीं बोल, चखने के, टेस्ट चखने को बता दी। काम तो कोई किसी भी चीज से किसी भी चीज का ले सकते हो। आंखें सिर्फ देखने के लिए दी थी, मारने के लिए थोड़ी दी थी। हाथ काम करने के लिए, मारने के लिए भी होते हैं। वो तो एक काम है। वो फ्री विल में आ जाती है। उसमें है? क्या समझे? हमें बोलने के लिए और सुनने के लिए नेचर ने दिया है कान, और बोलने सुनने के लिए तो कान दिया है, पर बोलना के लिए जबान दी है। पर बोलना एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए दी है जबान।
अच्छा भैया, हम तो बिना बोले, बिना शब्दों के भी बोल पाते हैं। है? बिना शब्दों के भी तो हम बोल पाते हैं। बात शब्द, मैंने शब्द की बात नहीं करी है। आपने कहा कि कम्युनिकेशन तो बिना बोले भी हो सकता है। अरे यार, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है तो सोर्स और वो तो कुछ भी यूज कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ठीक है। बात तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वो तो जो है इशारों से बताओ, हाथ हाथ पैर हिला के बताओ, नाक हिला के बताओ, कान हिला के बताओ, आंख हिला के बताओ, आंख मार के बताओ, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन दिया है उसने, ठीक है। और कनेक्टिविटी बनाने के लिए कॉन्जेनियल टनल दिया है। कनेक्टिविटी किससे? तुम किसी को कह रहे हो, जिसको कह रहे हो, उसके बाद बात पहुंचेगी कैसे? अच्छा, जो हमारी बात जहाँ तक पहुंचती है तो वो कॉन्जेनियल टनल के थ्रू पहुंचती है। हाँ, आकाश तत्व से बनती है वो, इसलिए पता नहीं लगता। कॉन्जेनियल टनल तो अभी तक हम कहते थे कि एनर्जी फ्लो के लिए है, एनर्जी फ्लो होती है उसमें। तो ये एनर्जी तो है, जो तुम बोल रहे हो वो क्या एनर्जी नहीं है क्या? अच्छा, ये भी एनर्जी है। एनर्जी तो हर जगह पर एनर्जी, बिना एनर्जी के कुछ नहीं होता। वो कहते नहीं मैं इतनी थक गई, अब मेरे से दो पूछो मत, कुछ मैं बैठी हूँ 2 मिनट, 5 मिनट बाद पूछना जो पूछना है। ये उतनी एनर्जी भी नहीं रही कि बोला भी नहीं जा रहा। हाँ, ये चीज भी तो बोल के बताइए। तो कॉन्जेनियल टनल हर जगह पर है, जहां पर भी मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है वो इसी के थ्रू होती है, और कोई वो नहीं है। तो हमारी एक जिम्मेवारी ये भी है कि हमें जो अपनी कॉन्जेनियल टनल है इसको मेंटेन रखना बहुत बहुत मतलब अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसको मेंटेन रखना। और जो कहते हैं ना कानों को सुनाई नहीं दे रहा, बहरे हो जाते हैं जो, या कम सुनने लगता है, तो ये सारा का सारा खेल है, कॉन्जेनियल टनल पुअर होती चली जाती है। सेंसेस पुअर हो जाती हैं तो है? सेंसेस वीक होने लगती हैं तो भी मतलब जहां पे भी तुम्हें अगर इस तरह की कोई इश्यू है तो वो कॉन्जेनियल टनल के वीक होने का वो सिस्टम, वो है संकेत, जो फाइनली जो मेन ऑर्गन है जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उस पर नुकसान होता है। जैसे एनर्जी जनरेट हो रही है, काम करने के लिए कुछ जनरेट होगी और तुमने यूज करी नहीं, क्योंकि कॉन्जेनियल टनल पुअर थी तो उसने ट्रांसफर ही नहीं करी पूरी, तो तुम्हारा जो जनरेटर है वो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो एनर्जी जनरेट करके अगर यूज नहीं करोगे तो जनरेटर के ऊपर प्रेशर डालेगी। तो ऑर्गन्स वीक होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर ऑर्गन्स को, जो एलोपैथी है, मेनली प्रॉब्लम एलोपैथी की यही रही है कि उन्होंने ऑर्गन्स की बात तो करी है पर मोड ऑफ ट्रांसफर की कोई बात नहीं है कहीं पे। उनको मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है बिल्कुल ही। और जो हम ये सॉडे सिस्टम बनाया हमने, वो उसमें सिर्फ यही तो जोड़ा है, और क्या जोड़ा है मेनली कि तुम्हारा जो
कम्युनिकेशन सिस्टम है, यानी मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वो मेंटेन रहे, वही एफिशिएंसी को डिफाइन करता है। और अगर तुम आयुर्वेद के हिसाब से किचन बना लो, तकरीबन वैसे नॉर्मली सबको पता ही होता है, फीमेल्स को, खासकर इंडियन फीमेल्स को तो पता ही है कि किचन में क्या होना चाहिए, तो तुम्हारे घर में बीमारी आ नहीं सकती। किचन में तो अगर तुम्हें ये वाली दाल सूट करती है, ये वाली दाल नहीं सूट करती, पता है, तो तुम वो वाली दाल ले आओगे। पर अगर तुम दाल खा रहे हो और दाल ने जो तुम्हें देना चाहिए था वो दे दिया, पर उसका यूज तुम कर नहीं पाए, तो जो लास्ट फैक्टर हमने कवर किया वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन करा है। तो अब जाकर के मेरे ख्याल से हमारा जो सारा नेचर का जो कुछ दिया हुआ है वो सब कंप्लीट हो गया। भैया हम मन को क्यों नहीं गिनते जो नेचर ने हमें दिया उसमें? है? मन को क्यों नहीं गिनते जो नेचर ने हमें दिया है उसमें? अरे उसमें आ गया ना दशांग चक्र में। बॉडी को तो तुम अपनी बॉडी को तो दशांग चक्र मान लो ना, बस पूरा हो गया अपने आप में। और फैमिली को कंट्रीब्यूशन तभी होता है जब तुम्हारा, अगर सबका दशांग चक्र अपना अपना बिल्कुल सही चल रहा हो तो वो सारा फैमिली को कंट्रीब्यूशन ही है। तो योगा करके भी कर लेते हैं लोग या नहीं? योगा करके कैसे कर लोगे? योगा करने में तो तुम, अगर पंकज ने योगा किया तो तेरे को थोड़ी मिलेगा कुछ। तो तू बीमार हो गई तो फिर हॉस्पिटल तो पंकज ही लेके जाएगा। तो मैं दशांग चक्र एक्टिवेटेड रखूं अपना, तो मेरे बच्चों को क्या मिलेगा? एक्टिवेटेड रखोगे तो वो जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिलेगा ही ना। दशांग चक्र में जो तुम मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी कर रहे हो उसका अगर फायदा तुम्हें मिल रहा है तो आगे ट्रांसफर हो ही गया ना ऑटोमेटिकली। योग और योगा में यही तो फर्क है। और दशांग चक्र कितना एक्टिवेटेड है? क्या हम इसे एक्टिवेटेड नहीं, एक्टिवेटेड एंड मेंटेन। एक्टिवेट तो होता ही है, एक्टिवेटेड तो चालू तो सबका ही होता है, चल तो रही है, जो जिंदा है उसका चल रहा है समझो। तो एक्टिवेटेड क्या, एक्टिवेटेड तो है ही, मेंटेन करना उसको, उसकी सिंक्रोनाइजेशन टाइम के साथ मेंटेन करना, उसकी सिंक्रोनाइजेशन टाइम के साथ मेंटेन करना। और ये क्या डिजिटल शंट टेक्नोलॉजी से मेजरेबल है? इसको क्या हम मेजर कर सकते हैं शंट टेक्नोलॉजी से? तो मेजर ही तो होता है। अच्छा, जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो इसी चीज का होता है? मेजरमेंट एक्चुअली नहीं, मेजरमेंट का मतलब नहीं होता है इम्प्रूवमेंट। मेजरमेंट का मतलब कुछ नहीं होता। Actually, the difference between the two values is a indication whether it is improving or not. मेजरमेंट में हमेशा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई है कि लोगों ने मेजरमेंट को ही वो बना दिया पैरामीटर। मेजरमेंट पैरामीटर नहीं होता।
पैरामीटर होता है कि तुम्हारी कुछ पहले वैल्यू आ रही थी, फिर तुमने कुछ किया और उसके बाद जो वैल्यू आई है, अगर उसमें कुछ डिफरेंस है तो मेजरमेंट उस पर्पस के लिए है। रिलेटिव मेजरमेंट इज ऑलवेज रिलेटिव यूजफुल, मेजरमेंट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब देयर इज नो यूज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। क्यों? हमारे पास एक टेबल होती है जो हमारी मशीन में लगी है, जिसमें हम बताते हैं कि इससे पुअर है, तुम्हारी इम्यूनिटी पुअर है या एवरेज है या गुड है या वेरी गुड है। तो ये एब्सोल्यूट ही तो है कि आपकी इस वैल्यू में फॉल कर रही है, तो इसका मतलब आपकी ये है। ये तो मशीन एब्सोल्यूट मेजरमेंट दे रही है, पर हमें उसका मतलब समझना है, वो हमारे लिए एब्सोल्यूट नहीं है। हमें उस मशीन का फायदा तब है जब तुम उसको पहले क्या वैल्यू थी और अब तुम जब प्रैक्टिस कर रहे हो जो भी सिस्टम अडॉप्ट करके, और बाद में क्या वैल्यू आई। अगर उसमें इंप्रूवमेंट है तो इसका मतलब है कि तुमने जो कुछ किया वो तुम्हें दे रहा है कुछ, नहीं तो जो तुम कर रहे हो वो बेकार है। अच्छा, अगर वैल्यू नहीं बढ़ रही है, उतनी ही है, सपोज एक हफ्ते तक प्रैक्टिस की और वैल्यू मेजर की उतनी ही है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि मेंटेन्ड है या नहीं? मेंटेन नहीं है। नहीं, मेंटेन तो है ही, पर मेंटेन लेवल क्या होना चाहिए तुम्हारे लिए ये भी तो पता होना चाहिए। मेंटेन तो 50 पे मेंटेन कर लो। ये हमें एक बार पता कराना होता है, वो तो एक ही बार वन टाइम पता कराना होता है। हाँ बस, तो उस वैल्यू, अगर उस जो वैल्यू मेंटेनेबल चाहिए अगर उस पे मेंटेन रह रही है तो बात खत्म हो गई, फिर थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी उसमें। क्यों? उसमें क्यों नहीं होगी इंप्रूवमेंट? इंप्रूवमेंट तो उसमें भी पॉसिबल है। होनी चाहिए नहीं, मतलब अगर मेंटेन कर लेते हो तो तुम्हारी जो फैमिली को कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, ठीक है भैया। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी कि कितने दिन में नॉर्मली एक बार मेजरमेंट कर लेनी चाहिए सॉलिड सिस्टम की प्रैक्टिस करने वाले को? नहीं, महीने में एक बार बहुत है। अच्छा, महीने में एक बार कर ले वो जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं एटलीस्ट 40 दिन जो होती है उसमें तो हम कहते हैं कि कम से कम पहले 15 दिन जो है एक बार करनी है। वो तो जो शुरू कर रहे हैं बिगिनर्स हैं रोज, हाँ रोज करनी है एक बार 15 दिन के लिए, फिर उसके बाद हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार, और फिर उसके बाद महीने में एक बार। 40 दिन जब हो जाते हैं तो उसके बाद फिर महीने में एक बार कर लो। इवन दो नॉर्मली मेजरमेंट के लिए पता लग जाता है कि यार बॉडी में कुछ चेंज सा दिख रहा है तो फिर मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, और मेजरमेंट मशीन से करें तो वो ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देगी एज कंपेयर टू मोबाइल, या ऐसा नहीं है? नहीं, एक ही बात है, क्योंकि डिफरेंस देखना है ना। सी, मेजरमेंट इज एब्सोल्यूट मेजरमेंट तो मशीन कर रही है, पर तुम्हारे लिए रिलेटिव मेजरमेंट, तुम्हारी जो रिलेटिव मेजरमेंट तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हें। ओके, ठीक है। एक महीने बाद मींस 40 दिन बाद जब हम महीने वाली वैल्यू पे शिफ्ट हो रहे हैं तो अब हमें रिलेटिव पे शिफ्ट हो जाना चाहिए कि तुम्हें रिलेटिव तुम्हारे लिए हो गया ना। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे को इतनी मेंटेन करनी है तो उससे रिलेटिव में देख लो बस। ठीक है, रिलेटिव का रेफरेंस भी तो है तुम्हारे पास कि भाई इतनी वैल्यू तुम्हें कम से कम मेंटेन करनी है। इसीलिए जनरल पब्लिक के लिए कहा गया भाई 200 शंक, 150 से 200 शंक के बीच में मेंटेन कर लो तो ठीक है। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि 150 शंख माप पे बीमारियां आती हैं। 150 शंख माप, आप कहते हैं मैरिज एलिजिबिलिटी भी 160 शंख माप बताते हैं, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कि 150-160 शंख माप पे भी लोग बीमार महसूस करते हैं। 150 से 200, क्योंकि फीमेल को शंख माप अपनी मेल से कम 15-20% ज्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, जो होनी भी चाहिए है, उसकी जो भी मेल की है उससे 15-20% ज्यादा हो, कम से कम। क्योंकि ऐसे केसेस में मैंने देखा है कि हस्बैंड की ज्यादा है, फीमेल की चाहे 150 भी है तो भी वो बीमार फील कर रही है। ऐसा एक मेरे पास केस आया था। और शंख माप जो है बेसिकली इंडिकेट करती है तुम्हारी रिकवरी कैपेसिटी। शंख माप जो है बीमारी पड़ने को नहीं, से कोई मतलब नहीं है उसका। शंख माप का बीमार पड़ने से कोई मतलब नहीं है, नेचुरली, कि तुम्हारी रिकवरी एफिशिएंसी क्या है और तुम्हारा साइड इफेक्ट से कि तुम कितना बच पाओगे अगर तुम मेडिकेशन पे जाते हो। हाँ,
प्रिवेंशन और रिकवरी। प्रिवेंशन ऑफ साइड इफेक्ट्स, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस। ठीक है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। चलो फिर बाकी कल के लिए रखते हैं। कल से इसका मतलब नए उस पे जा सकते हैं कुछ। कल से कुछ शुरू भी हो रहा है। वो निष्ठा योग दिवस है हमारा 23 जून को। 23 जून को है ना? तो 6 दिन की तो उसकी सेलिब्रेशन तैयारी शुरू कर लेते हैं। की थी 18 से 23 जून तक। आज क्या तारीख है? आज 18 है क्या? आज 17 है भैया, कल 18 हो जाएगी। ठीक। और इसमें हमने 6 दिन की सेलिब्रेशन अनाउंस की हुई थी, जो कि कृष्णीष्ट मंदिर में और क्रॉसिंग में युगल भगवान के दरबार में होनी थी सेलिब्रेशंस। हाँ ठीक है, तो कल बता देना ना क्या क्या होगा। ठीक, मैं कल बता देती हूँ। या ग्रुप पे डाल दो। ठीक है भैया, मैं डाल देती हूँ। अब मैं सोशल मीडिया पे आज सर्कुलेट कर देती हूँ, देखना पड़ेगा एक बार कहाँ है वो पोस्ट। ठीक है, कर लो फिर अपना वो। अहम सर्वं शिवं सत्यं कारक सत्यं योगा सत्यं अहं सर्वं शिवं पंचतत्वं शिवं पंचतत्वं पंचकारक सत्यं भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमस्ते नमस्ते।